नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, ये 11वीं कक्षा की आज जो अंतिम कविता है, इसके पश्चात हम गद्य भाग को करेंगे, उनके लेसन्स को पढ़ेंगे और उनके अभ्यास के प्रश्नों को भी हम सीखेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। तो आइए, सबसे पहले ये जो आज की कविता है, आओ मिलकर बचाएं, जिसकी कवयित्री हैं वो हैं निर्मला पुतुल। इसका कवि परिचय पढ़ते हैं। तो निर्मला पुतुल का जो जन्म है वो 1972 में झारखंड के दुमका क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। अब तक देखिए, हमने जो भी कवि और कवयित्री पढ़े हैं ना भाई, वो बहुत प्राचीन काल के हैं, पुराने हैं, यानी 1947 से पहले के हैं। तो ये जो देखिए बिल्कुल नई कवयित्री है निर्मला पुतुल। इसने जो देखा है ना जीवन में, वो ढालने का प्रयत्न किया है। तो 1972 में झारखंड राज्य के दुमका क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार में हुआ था भाई। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। इनके पिता व चाचा शिक्षक थे। घर में माहौल शिक्षा का जो है ना नहीं था। इसके बावजूद रोटी की समस्या है वो इनके सामने थी। इन्होंने सोचा कि नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इन्होंने इग्नू से स्नातक की जो डिग्री है वो इन्होंने हासिल की। और संथाली समाज और उनके रागबोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के बाद समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिसे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। नगाड़े की तरह बजता शब्द, अपने घर की तलाश में, साहित्यिक परिचय। कवयित्री ने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु वे स्थितियां हैं जिनमें कड़ी मेहनत के बावजूद दशाकृतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी के थोड़े लाभ के लिए समझौते और पुरुष वर्चस्व स्वार्थ के लिए, पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज की का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहां एक और सादगी, भोलापन और प्रकृति से जुड़ाव तथा कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, तो वहीं दूसरी ओर अशिक्षा, शराब की ओर बढ़ता झुकाव आदि कुरीतियां भी हैं। आइए पढ़ते हैं सारांश। इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर होता है भाई, जो बाह्य होता है,
संदर्भ में यह कविता समाज के उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वरूप है। कवयित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्रकृति, नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आधुनिकता के शिकार होते जा रहे हैं। आज के परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं, जिन्हें हमें मिटाना है। हमें प्राचीन संस्कारों, प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। कवयित्री कहती है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ शेष है। ये इस कविता का मुख्य थीम है। तो आइए पढ़ते हैं प्रथम पद्यांश। कवयित्री देखिए किस तरह से वर्णन कर रही है। तो यदि हम प्रसंग पढ़ें तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता आओ मिलकर बचाए से लिया गया है, और इसकी कवयित्री है वो निर्मला पुतुल जी हैं। और इसमें कविता में उन्होंने आदिवासी संथाली समाज को बचाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हुए दिखाया गया है। तो देखिए, अपनी बस्तियों की नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। अपने चेहरे पर संथिल परगना की माटी का रंग डूबने से पूरी बस्ती को हाडिया भाषा में झारखंडीपन। तो यहाँ कवयित्री है वो कहती है आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए कि हमारी जो बस्तियां हैं शहरी वातावरण की उच्छृंखलता के प्रभाव में आती जा रही हैं। इसके कारण समाज में पाए जाने वाली परंपराएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त होती जा रही हैं। यहाँ के लोग जो है ना शहरी प्रभाव में आ गए हैं और उनकी मर्यादाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं तथा निर्लज्ज हो गए हैं। यहाँ के जंगलों को है ना लगातार काटा जा रहा है। परगना होता है एक क्षेत्र, माटी मिट्टी, तो जंगलों को काटा जा रहा है, धरती वृक्षहीन हो रही है। और एक दिन ऐसा आएगा पूरी की पूरी जो बस्ती है हड्डियों का ढेर है वो बन जाएगी। कहने का भाव यह है कि स्वस्थ संस्कृति भी शहरी संस्कृति के कारण प्रभावहीन है वो हो जाएगी, तथा उसके प्रभाव के कारण यहाँ के लोग रक्त और मांस विहीन होकर के अपने जीवन में हड्डियों का ढांचा बन जाएंगे। इसलिए हम संथाल क्षेत्र की माटी के रंग को और यहाँ की जीवन शैली को डूबने से बचाएंगे। तो यही कहती है कवयित्री कि अपने जीवन में इस तरह से उतारें कि शहरी वातावरण का जो दुष्प्रभाव हो रहा है, दुष्प्रचार जो हो रहा है, उससे हम अपने आप को बचा लें। देखिए यहाँ कवयित्री ने परिवेश को बचाने के लिए तड़प मिलती है। शहरी आबो हवा अपसंस्कृति का प्रतीक है। नंगी होना के अनेक अर्थ हैं। प्रतीकात्मकता है, भाषा प्रभावमयी है और उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। काव्यांश मुक्त छंद है और तुकांत रहित है, यानी ना तो कोई इसमें छंद विधान है और ना किसी तरह का इसमें कोई तुक का
मिलान किया गया है। आइए इसके देखते हैं कुछ प्रश्न। कवयित्री क्या, वाक्य नहीं भैया, क्या बचाने का आह्वान करती है? तो कवयित्री आदिवासी संथाल की बस्ती को शहरी अपसंस्कृति से बचाने के लिए आह्वान करती है। संथाल परगना की क्या समस्या है? संथाल परगना की समस्या यह है कि भौतिक संपदा का बेदर्दी से शोषण किया जा रहा है और बदले में यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता। बाहरी जीवन के प्रभाव से संथाल की अपनी संस्कृति नष्ट होती जा रही है। झारखंडीपन से क्या आशय है? इसका अर्थ है कि झारखंड के जीवन में भोलेपन, सरलता, सरसता, अक्कड़पन, जुझारूपन, गर्मजोशी आदि के गुणों को बचाना। अगला प्रश्न है, वाक्य में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। यानी इस वाक्य में संदेश क्या दिया गया है, उस संदेश को बताना है। तो भाई काव्यांश में निहित संदेश यह है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर जो है, नदी है, पर्वत है, पेड़ पौधे हैं, मैदान हैं, हवाएं हैं आदि को दूषित होने से हम बचा लें और हमें इन्हें समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पद्यांश की तरफ। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्कड़पन, जुझारूपन भी। तो यहाँ कवयित्री ने बताया है कि झारखंड जो क्षेत्र है ना, उसके जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो दिनचर्या है वो ठंडी होती दिनचर्या, धीरे धीरे वो दिनचर्या है वो ठंडी हो रही है। यानी उनका जो जोश है वो कम हो रहा है। मन का हरापन, और जो अपने मन से खुशहाल थे, खुश मिजाज थे, तो वह बिल्कुल समाप्त हो रहा है। लोगों में छल और कपट है वो शुरू हो गई है। यानी पहले उनमें छल कपट उन्हें छू तक नहीं सकती थी, क्योंकि यही उनके जीवन की असली पहचान है। भोला दिल का, अक्खड़ जुझारूपन भी, क्योंकि वे अत्यंत स्वभाव से भोले भाले हैं और छल कपट से दूर हैं। तो किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए तन जाने का जो भाव है, अक्कड़पन, वो उनके अंदर था और पूर्ण शक्ति से वो संघर्ष करते थे। उनकी इस संघर्ष करने की प्रवृत्ति को है वो हमें बचाए रखना है। उनके भीतर जो संघर्ष करने की जलती हुई आग थी वो धीरे धीरे ठंडी पड़ती जा रही है, उसे पुनर्जीवित करके रखना होगा। तो यहाँ कवयित्री ने का सांस्कृतिक प्रेम है वो मुखर हुआ है, प्रतीकात्मकता है इसमें, भाषा प्रवाहमयी है और छंद मुक्त है, तुकांत रहित है। आम व्यक्ति की दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रश्न कर रहे हैं हम। तो भाई शहरी प्रभाव से आम व्यक्ति की दिनचर्या ठहर सी गई है, उसमें उदासीपन यानी उदासीनता बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है, जीवन की गर्माहट से क्या आशय है? जीवन की गर्माहट से आशय है कार्य करने के प्रति उत्साह और गतिशीलता। कवयित्री आदिवासियों की किस प्रवृत्ति को बचाना चाहती है? कवयित्री आदिवासियों के भोलेपन, अक्खड़पन व संघर्ष करने की प्रवृत्ति को बचाना चाहती है। अगला प्रश्न है, मन का हरापन से क्या तात्पर्य है? मन का हरापन से तात्पर्य है मन की मधुरिमा, सरसता एवं
उमंग। तो विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कुछ कमी दिखाई देती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। भीतर की आग धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन कुल्हाड़ी की धार, जंगल की आज हवा की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाट। देखो कवयित्री ने क्या क्या यहाँ बताया है। कवयित्री ने आदिवासियों को संबोधित करते हुए बताया है कि भीतर की आग धनुष की डोरी, कि कवयित्री कहती है कि उनके तेज एवं नोकदार धनुष बाण और तेज धार वाली कुल्हाड़ी ही उनकी दिनचर्या के महत्वपूर्ण साधन हैं। आज उनका अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया है। आज उनका अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया है। आदिवासी समाज के लोगों का जो जीवन है वो प्रकृति प्रदत्त साधनों पर ही निर्भर रहता है। प्रकृति प्रदत्त क्या होते हैं बेटा? जो साधन प्रकृति हमें देती है। किंतु आज तो प्रकृति ही खतरे में पड़ गई है। उन्हें साधन कैसे मिलेंगे, अर्थात उनके साधन कैसे रहेंगे? क्योंकि नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, कवयित्री कहती है कि सबसे पहले तो हमें जो है ना प्रकृति सुरक्षित रखनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया है, ना तो नदियों में निर्मलता रही है और पहाड़ों के मौन को बचाने का प्रयास हम कर रहे हैं, वो मौन नहीं रहा है। यानी चारों तरफ उद्योग लग गए हैं और उनका शोरगुल है ना वो हर जगह सुनाई देता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण वो बढ़ रहा है। गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। भाई कवयित्री कहती है कि भाई अब कारखाने आदि लग जाने से उनके गीत हैं, वो गीतों की धुन है वो दब करके रह गई है और उस ध्वनि प्रदूषण से और मिट्टी प्रदूषण से मिट्टी का वह सौंधापन, वह जो धीमी धीमी मंदिम मंदिम महक गमक खुशबू जो आया करती थी वो आज समाप्त हो गई है। और प्रदूषण के कारण जो फसलें हरी भरी होती थी, लहलाया करती थी, वो फसलें अब नहीं लहला रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है आज हमारे संथाली समाज को बचाने की। तो देखिए इसमें कवयित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखने की बात करती है। प्रतीकात्मकता है, यानी कि चाहती है। भाषा आडंबरहीन है, छोटे छोटे वाक्य प्राकृतिक बिंब को दर्शाते हैं। छंद मुक्त एवं एतुकांत कविता है। मिश्रित शब्दावली में सहज भाव अभिव्यक्ति हुई है। देखिए प्रश्न, आदिवासी जीवन के विषय में बताइए। तो भाई आदिवासी जीवन तीर, धनुष, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है और आदिवासी जंगल, नदी, पर्वत जैसे प्राकृतिक चीज़ों से सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं। उनके गीत विशिष्टता लिए हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की दिनचर्या का अंग कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो आदिवासियों की दिनचर्या का अंग धनुष, तीर व कुल्हाड़ियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, कवयित्री किस किस चीज़ को बचाने का आह्वान करती है?
तो भाई कवियत्री जंगलों की ताज़ा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों का मौन, मिट्टी की खुशबू, स्थानीय गीतों व फसलों की लहलाहट को बचाना चाहती है। भीतर की आग से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है आंतरिक जोश व संघर्ष करने की क्षमता। तो विद्यार्थियों समझ में आ रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो देखिए कवियत्री यहाँ क्या क्या बताती है। आदिवासियों के घरों के खूब खुले आंगन होते थे भाई पहले, किंतु आधुनिक जीवन शैली के कारण जो घर हैं उनके आंगन हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। और उनका गाने के लिए गीत, जो पारंपरिक लोक नृत्य और लोकगीत थे, वो इन्हीं आंगनों में पनपते थे और जिसमें बच्चे खूब खेलते थे, दौड़ते थे। आज आंगन न रहने के कारण लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संस्कृति, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खतरे में पड़ती जा रही हैं। तो यहाँ कवियत्री कहती है कि हमारी खिलखिलाती हंसी भी हमारे समाज एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। उसे लुप्त होते देख नहीं सकती, उसे हमें बचाना है। परंतु आज प्राकृतिक बस्तियां हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं, तो रोने के लिए ज़रा एकांत भी नसीब नहीं है। आगे कवियत्री कहती है बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ की शांति। तो यहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर कवियत्री इंगित करना चाहती है कि आज जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और लोग जाकर के शहरों में रहने लगे हैं। शहर प्राकृतिक संस्कृति का प्रभाव नगरों से दूर बसें गांव व बस्तियों पर छोड़ते हैं। यानी जब वो गांव को छोड़कर शहर में जाते हैं तो सांस्कृतिक परिवेश को ले लेते हैं और फिर वो संस्कृति गांव धीरे धीरे गांव में आ रही है। तो ज़्यादा नगर बसने के कारण जो ज़मीनें हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो बच्चों के लिए खेलने के मैदान हैं वो नहीं रह गए हैं। और जहाँ पर पशु हरा चारा खाते थे उन पशुओं के लिए हरे चारे के लिए हरियाली के मैदान भी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और भाई पहाड़ी क्षेत्र में जो है ना, एक बुजुर्ग व्यक्तियों को बैठ कर के एक सुकून मिलता था, वो सुकून है वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ लगने के कारण वो ध्वनि प्रदूषण होता है। तो कवियत्री का कहने का भाव यह है कि पर्वतों पर भी शांति नहीं है। तो आइए इसमें देखते हैं विशेष आदिवासियों की ज़रूरतों के विषय में बताया गया है। भाषा सहज एवं सरल है, हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मुट्ठी भर एकांत थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त हुआ है, काव्यांश छंद मुक्त एवं अतुकांत है। आइए इसको देखते हैं प्रश्न। हंसने और गाने के बारे में कवियत्री का क्या कहना है। तो कवियत्री कहती है कि झारखंड के क्षेत्र में स्वाभाविक हंसी व गाने अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ संवेदना अभी भी पूर्णतः मृत नहीं हुई है। लोगों के जीवन के प्रति प्रेम है। अगला जो प्रश्न है, कवियत्री एकांत की इच्छा क्यों रखती है। तो भाई कवियत्री है एकांत की इच्छा इसलिए रखती है ताकि एकांत में रो कर के मन की जो पीड़ाएं हैं उनको वह शांत वातावरण में दफन कर सके, अर्थात अपनी मन की जो पीड़ाएं हैं वो उनको जो है ना वेदनाओं को कम कर सके। अगला जो प्रश्न है, बच्चों और पशुओं व बूढ़ों को किन के होना आवश्यक है।
तो बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास तथा बूढ़ों के लिए पहाड़ों का शांत वातावरण चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो है, कवयित्री शहरी प्रभाव पर क्या व्यंग्य करती है। कवयित्री व्यंग्य करती है कि शहरीकरण के कारण अब नाचने गाने के लिए स्थान नहीं है, लोगों की हंसी गायब होती जा रही है, जीवन की स्वाभाविकता है वो समाप्त होती जा रही है, यहाँ तक कि रोने के लिए भी जो है ना जगह नहीं मिलती है, एकांत नहीं मिलता है। तो आइए बढ़ते हैं अंतिम पद्यांश की तरफ। आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। तो धीरे धीरे हम करते जा रहे हैं हमारा सिलेबस कवर, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगला है, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। ये बार बार थोड़ा शब्द का जो है ना प्रयोग कवयित्री इसलिए करती है कि अभी भी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ गुंजाइश बाकी है। तो यहाँ कवयित्री कहती है कि आज की जो संस्कृति है उपभोक्तावादी एवं भौतिकवादी हो गई है। हर व्यक्ति एक दूसरे पर है ना अविश्वास करता है, यानी विश्वास जो है वो समाप्त होता लोगों का धीरे धीरे जा रहा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा अस्तित्व है वो धीरे धीरे खतरे में पड़ता प्रतीत होता है। तो थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। तो यहाँ कवयित्री कहती है, आग्रह करती है कि चलो हम सब मिलकर के मिटते हुए विश्वास को बचा लें, यानी जो अविश्वास की खाई हम लोगों में पैदा होती जा रही है उस खाई को हम मिटा लें और आदिवासी लोगों के जीवन की मिटती हुई आशाओं में फिर से नई उम्मीद की जो किरण है वो हम फिर से पैदा कर दें, क्योंकि इस दौर में बचाने को अभी बहुत कुछ बचा है अभी भी हमारे पास। तो यहाँ कवयित्री कहती है अभी आज भी इस बदलते युग में हम यदि थोड़ी सी कोशिश करें तो हमारे पास प्राकृतिक जीवन और आदिवासी संस्कृति शेष बचे हुए हैं, उन्हें हम बचा सकते हैं। इस नए दौर में वह जाने से हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। यानी नए दौर में यदि हम बह गए, इस बहाव में यदि हम बह जाते हैं तो हमारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। हमें अपने पास बची हुई प्राकृतिक संपदाओं और विश्वासों को बचाने के लिए एकजुट होकर के मिल कर के प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम संथाली समाज की इस प्रकृति को बचा सकते हैं और आदिवासी समाज का पुनरुत्थान किया जा सकता है। तो इसमें कवयित्री ने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है वो दिखाया है। आओ मिलकर बचाएं में खुला आह्वान किया है। थोड़ा सा की आवृत्ति में भाव गांधीर्य आया है, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है, भाषा में प्रवाह है और काव्यांश छंद मुक्त एवं तुकांत रहित है। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं। कवयित्री ने आज के युग को कैसा बताया है। तो कवयित्री ने आज के युग को अविश्वास से युक्त बताया है। आज कोई भी व्यक्ति एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कवयित्री क्या क्या बचाना चाहती है। कवयित्री थोड़ा विश्वास, उम्मीद, सपने बचाना चाहती है। कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा कि बहुत कुछ बचा है अभी हमारे पास। तो भाई कवयित्री कहती है कि हमारे देश की संस्कृति व सभ्यता के सभी तत्वों को पूर्णतः विनाश नहीं हुआ है। अभी भी हमारे पास अनेक तत्व मौजूद हैं जो हमारी पहचान का परिचायक हैं, जिनको हम बचा सकते हैं। कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा कि अभी भी बहुत कुछ बचा है जो अभी हमारे पास। ये हो चुका। नेक्स्ट प्रश्न है, कवयित्री का स्वर आशावादी है या निराशावादी। तो भाई कवयित्री का स्वर है वो आशावादी है। वह जानती है कि आज घोर अविश्वास का युग है, फिर भी वह आस्था
वह सपनों के जीवित रखने की आशा रखे हुए है। तो भाई विद्यार्थियों, ये आज का जो हमारा काव्य खंड है ये समाप्त हो चुका है। इसके जो प्रश्न हैं वो आपको अगले वीडियो में मैं दे दूंगा। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद, जय भारत।